हाय एवरीवन। अब तक हमने कई वीडियोस बना लिए हैं जहां पर हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग इंट्रोड्यूस करा है कि ये एक्ट है क्या। तो ये डेटा प्रोटेक्शन के लिए इंडिया का अपना स्पेशल लॉ है, जैसे कि आप सेबी देख रहे हैं सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वैसे ही इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि एक अपने आप में रेगुलेटरी बॉडी है। डेटा की प्राइवेसी के रिगार्डिंग कंपनीज ने कंप्लाइंस करे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा का ब्रीच ना हो या नहीं किया गया। अब हर कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टाइमलाइन दिया है, दैट इज अंटिल मई 2027। आप उसको एक 31 मार्च 2027 मान के चलिए, वो टाइमलाइन है। और हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इसको सीरियस लेके एग्जीक्यूट करना शुरू करे, क्योंकि 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा इस लॉ को, इस एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर क्रिटिकल फैक्टर इज कि जो पेनल्टी है वो 50 CR से स्टार्ट होकर अप टू 250 CR तक की पेनल्टी डिफाइन है। उससे ज्यादा का भी अगर आप ब्रीच से डैमेज कोई कंपनी के अगेंस्ट स्टैब्लिश हो जाएगा तो वो क्रिटिकल माना जाएगा इस परस्पेक्टिव से। तो अब तक यूरोपियन यूनियन या यूएसए में जो कंपनीज के ऊपर हैवी मिलियंस यूरोज या डॉलर्स की पेनल्टीज लगती थी, वही ट्रेंड आपको कुछ ही टाइम में इंडिया में भी देखने को मिलेगा। अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हर कंपनी को बोलता है वो अपने आईटी सिस्टम्स में रीजनेबल सिक्योरिटी इंश्योर करेगा। लास्ट एक हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था विद रिगार्ड टू एनक्रिप्शन की एनक्रिप्शन है क्या। एंड nowhere we are claiming that we are IT expert, ऐसा हम कहीं नहीं क्लेम कर रहे। We are just trying to explain the critical factors from the perspective of a legal professional also, जो कि हर कंपनी में लीगल प्रोफेशनल या फिर एमेच्योर को भी पता होने चाहिए, कंसीडरिंग एवरीथिंग इज डिजिटल, द एवोल्यूशन ऑफ एआई एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द डीपीडीपी एक्ट। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो एक शॉर्ट 10 मिनट्स का डिस्कशन रहने वाला है फायरवॉल्स के ऊपर, नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर। एंड ये अपने आप में एक क्रिटिकल फैक्टर है फ्रॉम द पर्पस ऑफ कि आपने रीजनेबल सिक्योरिटी मेंटेन की है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर रिसोर्स एंड डेटा। अब सेक्शन 8 सब क्लॉज 5 ऑफ डीपीडीपी एक्ट बोलता है कि हर कंपनी को रीजनेबल मेजर्स लेने हैं टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच। रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स उनको लेने हैं। अभी रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स में कहीं ये नहीं मैंडेटरी किया गया है कि आपके इंश्योर करना है कि आपका एक फायरवॉल डिफाइन हो, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फायरवॉल हो, ये ऐसा कहीं नहीं है। एनक्रिप्शन और फायरवॉल रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स के बहुत बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है। अगर कल को आपका डीपीडीपी का कंप्लायंस होगा तो ये भी चेक किया जाएगा कि आपने इफेक्टिव ये मेजर्स ले रखे हैं या नहीं ले रखे। बहुत से सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इसी फैक्ट को डील करते हैं, जहां वो रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स में आपको सर्टिफिकेशन, आईएसओ सर्टिफिकेशन तभी देंगे जब आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड होंगे। तो अब एक्ट नहीं बोल रहा है कि आपके पास फायरवॉल और नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर लेना मैंडेटरी है, बट ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो अपने आप में रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स में कवर होगा। तो एनक्रिप्शन अलोन डज नॉट equal compliance, it is only within an overall security framework. And the act says that there is a specific requirement on company or any organization to safeguard and for the breach management also. तो सिक्योरिटी के 4 पिलर्स क्या है? टेक्नोलॉजी में क्या है? फायरवॉल्स, एनक्रिप्शन, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA एंड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। दूसरा है प्रोसेस, आपकी पॉलिसीज क्लीन है कि डेटा का एक्सेस के रिगार्डिंग, सिस्टम के एक्सेस के रिगार्डिंग, अथॉरिटी के एक्सेस के रिगार्डिंग। इंसिडेंट रिपोर्टिंग का आपने एक मैकेनिज्म ऑलरेडी सेट कर रखा है, एक इंटरनल पॉलिसी बना रखी है, एक इंटरनल बोर्ड बना रखा है। वेंडर ड्यू डिलिजेंस के रिगार्डिंग भी अगर आपके ऑलरेडी प्रोसेस सेट्स हैं, ये इंश्योर करेगा कि आपका डीपीडीपी के कंप्लायंस में आप हैं। आपने लोगों को ट्रेनिंग दी है कि with regard to the access of emails, with regard to the access of data, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हैकिंग अटैक्स इस वजह से होते हैं, फिशिंग ईमेल्स को या फिर एम्प्लॉय जिन चीजों को, वेबसाइट्स को एक्सेस आपको
बार्ड किया गया है उसको भी अनऑथोराइज तरीके से वो एक्सेस करते हैं। उस वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि अटैक्स कंपनीज के सर्वर्स या सिस्टम्स पे होते हैं। एंड द फोर्थ फैक्टर इज मॉनिटरिंग। आपको मॉनिटर करना है कि किसने लॉग किया किस सिस्टम पे, अलर्ट्स उसके किस हिसाब से जाएंगे अगर कोई अनऑथोराइज एक्सेस है। इवन आपने लॉगिन डिटेल भी कंटिन्यूस रिव्यू करके मेंटेन करनी है कि किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस सिस्टम को, जो कि किसी एक पर्टिकुलर सर्वर से आपके रिलेट कर रहा है या नेटवर्क से रिलेट कर रहा है, उसको एक्सेस किया। और इन्हीं 4 सिक्योरिटी मेजर्स में वन ऑफ द मेजर्स है फायरवॉल एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। इसका हम बेसिक डिस्कशन आज करने वाले हैं। अब ये फायरवॉल है क्या? फायरवॉल यानी कि जब कहीं आग लग जाती है तो उसके बीच में जो वॉल आप एक बना देते हैं ताकि वो आग, फायर डिस्ट्रीब्यूट ना हो। टेक्निकल कॉन्सेप्ट वही है फायरवॉल। मान लीजिए दिस इज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाहर जो मेन सिक्योरिटी गेट है, सिक्योरिटी वॉचमैन है, ये इसकी फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है कि जो अप्रूव होगा वही अंदर जा पाएगा, जो अप्रूव नहीं होगा वो अंदर नहीं जा पाएगा। दैट इज द फायरवॉल, जो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में भी प्रैक्टिकली इसका मीनिंग यही है। तो आउटर वर्ल्ड क्या है? जैसे आउटर वर्ल्ड हमारा आउटर वर्ल्ड है, कंपनी के ऑफिस में कोई भी आ जा सकता है। सिमिलरली आउटर वर्ल्ड इन इंटरनेट स्पेस क्या, इन डिजिटल स्पेस क्या होगा? वो होगा इंटरनेट। इंटरनेट है क्या? अक्रॉस द ग्लोब जब सिस्टम्स कनेक्टेड हैं आपस में, वही इंटरनेट है। तो आप आउटर वर्ल्ड से अगर कोई एंट्री करता है तो वो फायर वॉल से पास होता है। फायर वॉल जिसकी एंट्री अप्रूव करेगी वही कंपनी नेटवर्क में एंटर कर पाएगा, यानी कि सिस्टम्स और एप्लीकेशंस में, और वहीं से वो डेटाबेस में जा पाएगा। काफी बार साइबर अटैक्स इस वजह से भी होते हैं कि जो फायर वॉल्स होती हैं वो सिस्टम्स ही मेंटेन नहीं होती। फायर वॉल सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकती है। आप अपना, अगर आप विंडो या आईओएस कोई भी सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडो में आप विंडो फायरवॉल को अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक इनबिल्ट फायरवॉल है जो कि एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में काम करती है। वो इंश्योर करती है कि कोई भी मेलिशियस तरीके की सिस्टम थ्रू इंटरनेट आपसे इंटरेक्ट ना करे, ताकि वो आपके सिस्टम्स में एंट्री ना ले पाए। इसलिए मोस्टली आपको विंडो में विंडो फायरवॉल डिफेंडर एक्टिव मिलेगा। दूसरा हो सकता है हार्डवेयर, आपने अलग सिस्टम्स एंड सर्वर्स अपॉइंट किए हैं जहां पर ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो कंपनी ने ऑथोराइज किया है, जिस लेवल की आईपी एड्रेस, जिस लेवल के सिस्टम्स कंपनी ने ऑथोराइज किए हैं या जो मैकेनिज्म कंपनी ने अप्रूव किया है, उसी मैकेनिज्म से ये डेटा अप्रूव करेगा। यानी कि कोई भी अगर आपके कंपनी के सिस्टम से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा या उसी को अप्रूव करेगा जो उस फायरवॉल को क्रॉस कर पाएगा, जिसको फायरवॉल अप्रूव करेगी। तो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म टू सेफगार्ड इज फायरवॉल। आप एग्जांपल ले लीजिए कि रियल एस्टेट कंपनी है, उसके डेटाबेस में उसके कस्टमर का नाम, फोन नंबर, ईमेल्स, प्रॉपर्टी प्रेफरेंस एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर देयर। नाउ द डेटाबेस should not be directly reachable from the internet। अगर ये डायरेक्टली यहाँ से कोई यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकता है तो सबसे बड़े रिस्क जोन में है। हाँ, फायरवॉल इसके बीच में सिट करता है, जैसे मैंने एग्जांपल में भी बताया। व्हेन एन अननोन एक्सटर्नल कंप्यूटर ट्राइज टू कनेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द डेटाबेस, तो ये कनेक्शन को ब्लॉक करता है। यानी कि फायरवॉल जिन जिन कंप्यूटर्स को या जिन जिन आईपी एड्रेस को नॉन की कैटेगरी में डालेगा उसी को ये अप्रूव करेगा। So while an employee using the approved CRM gets through, यानी कि जिसका CRM अप्रूव किया होगा वही, जिसका डेटाबेस अप्रूव होगा, जिसके सिस्टम्स के डिटेल्स अप्रूव होंगी, ओनली दैट कैन पास थ्रू दी फायरवॉल। ऑर्गेनाइजेशंस में जो हम बोलते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और वेबसाइट्स पे आप एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर मल्टीपल या फिर लिमिटेड टू ऑपरेशंस हैं आपकी वेबसाइट पे, उसका रीजन यही सिक्योरिटी मेजर्स हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट साइबर अटैक्स। और ये साइबर सिक्योरिटी का एक बेसिक मैकेनिज्म है फायरवॉल। अब फायरवॉल एक्चुअली क्या चेक करती है कि
उस सोर्स की, उस कंप्यूटर की आइडेंटिटी क्या है या उस सिस्टम की आइडेंटिटी क्या है जो आपसे, आपके सिस्टम से कनेक्ट, आपके डेटाबेस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, किस लोकेशन से कर रहा है, क्या सिस्टम वो यूज कर रहा है, कौन से टाइप का कनेक्शन है, क्या वो सस्पिशियस लग रहा है, जो कि एक नॉन पैटर्न है हैकर्स का। अगर कोई एम्प्लॉय एक्सेस करेगा कंपनी के सीआरएम थ्रू दी अप्रूव्ड एप्लीकेशन फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड डिवाइस, तो वो अप्रूव कर देगा। अगर कोई अननोन पर्सन ट्राई करेगा टू कनेक्ट डायरेक्टली टू द इंटरनेट इंटरनल कस्टमर डेटाबेस, तो ये फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देगी। तो इससे आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी कि फायरवॉल का क्या सिग्निफिकेंस है। अब फायरवॉल उसी गार्ड और गेट की तरह काम करेगा जो बिल्डिंग में कंट्रोल करेगा इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक एट द गेट। यानी कि जो इंटरनल लोग भी बाहर जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं या किसी और सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो किनको अलाउ कर रहा है या किनको अलाउ नहीं कर रहा है। देन द नेटवर्क सेगमेंटेशन। अब आपने नेटवर्क्स भी अलग अलग कर दिए हैं, सेल्स एचआर का अलग कर दिया है, सेल्स का अलग कर दिया है, फाइनेंस का अलग कर दिया है, गेस्ट वाईफाई अलग कर दिया है। मान लीजिए कोई फायरवॉल से थ्रू हो भी जाए तो जो ये अटैक है ये लिमिटेड टू एक पर्टिकुलर नेटवर्क तक ही रहे, ये पूरे सिस्टम को आपके इन्फेक्ट ना करे। VPN / zero trust access secure authenticated connection for remote employees को आप VPN एक्सेस या जीरो ट्रस्ट एक्सेस देंगे जिसके थ्रू ही वो एक्सेस कर पाएंगे कंपनी के डेटाबेस पे। आप IDS / IPS के थ्रू सस्पिशियस एक्टिविटी या अटैक्स को ब्लॉक करेंगे। सिक्योर वाईफाई के लिए आप स्ट्रॉन्ग एंक्रिप्शन एंड पासवर्ड एंड गेस्ट नेवर टच इंटरनल सिस्टम के लिए, इसलिए आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में गेस्ट पासवर्ड्स अलग रहते हैं। कभी अगर आप किसी कैफेटेरिया में जाकर या एयरपोर्ट पे जाकर फ्री वाईफाई एक्सेस कर रहे होते हैं तो गेस्ट वाईफाई की ही कैटेगरी है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी बैंकिंग या फाइनेंशियल एक्टिविटी कभी भी गेस्ट वाईफाई पे ऑपरेट ना करें। इट्स लाइक ओपन नेटवर्क नाउ, एनीवन कैन कनेक्ट थ्रू दैट नेटवर्क। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में उसमें भी एक फायरवॉल का मैकेनिज्म है, बट मोर और लेस जो आपको मिलेगा वो एक ओपन नेटवर्क होगा। देन अनयूजुअल बिहेवियर, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई लार्ज फाइल्स डाउनलोड हुई जो कि नॉर्मल नहीं है, एट अनयूजुअल टाइम हुई, तो दैट इज समथिंग जिसको फ्लैग करेगा ये फायरवॉल टू दी CISO ऑफ द कंपनी और जो भी इंटरनल कंपनी के मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वहां। अब सेगमेंटेशन मैटर क्यों करता है एक इन्फेक्टेड लैपटॉप के लिए? देखिए, अगर आपका नेटवर्क एक ही है, सारे लैपटॉप्स एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हैं, यानी कि आपके HR, आपका फाइनेंस, आपका IT, आपका अदरवाइज कोई और डिपार्टमेंट है, वो अगर एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो मान लीजिए कि अगर एक लैपटॉप इन्फेक्ट हुआ तो उससे वो थ्रू आउट दी सिस्टम सारे नेटवर्क्स में एक्सेस कर पाएगा। अगर आपने सेगमेंटेड नेटवर्क रखे हैं, यानी कि नेटवर्क सिस्टम्स मेंटेन कर रखे हैं, नेटवर्क A अपने रखा है एम्प्लॉय कंप्यूटर के लिए, नेटवर्क B रखा है सर्वर्स और डेटाबेस के, नेटवर्क C रखा है गेस्ट वाईफाई के लिए और नेटवर्क D रखा है फाइनेंस HR के लिए, तो किसी एक पे अटैक लिमिटेड रहेगा उस पर्टिकुलर सेगमेंट के नेटवर्क के लिए। DPDP के हिसाब से ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा प्राइवेसी एक्ट के हिसाब से कि एम्प्लॉय जो है उसको HR डेटा का एक्सेस नहीं है, सेल्स वाला है उसको HR डेटा का एक्सेस नहीं है, फाइनेंस वाले को सेल्स का डेटा का एक्सेस नहीं है। तो दिस समहाउ सेफगार्ड्स the spread of virus across these systems across every database। अगर आपका सेगमेंटेशन रहेगा तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। आप एक कंपनी अपनी सेफ्टी सिक्योर गार्ड कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है? सबसे पहले आप एक फायरवॉल इंस्टॉल करें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या क्लाउड बेस, और उस फायरवॉल के थ्रू आप रूल सेट करें कि कौन सा सिस्टम आपके इससे इंटरेक्ट कर सकता है और किस टाइप का डेटा बाहर जा सकता है या किस टाइप की इंटरेक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर मूव कर सकती है। एम्प्लॉय, सर्वर, गेस्ट
क्रिटिकल सिस्टम्स के सेपरेट नेटवर्क क्रिएट करें, एक्सेस कंट्रोल को लिमिटेड करें कि कौन किस डेटा को किस टाइप के सिस्टम को एक्सेस कर सकता है बेस्ड अपॉन रोल्स, हर एक को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। रिमोट वर्क को VPN और जीरो ट्रस्ट एक्सेस के थ्रू प्लस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सपोर्टेड विद OTP, या फिर आपने कोई और सिस्टम्स जहां पर आपने पंचिंग, जहां पर आपने फिंगरप्रिंट से कुछ ऐसे मैकेनिज्म जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंश्योर करते हैं कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर सिस्टम्स किसी चीज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज सिक्योर्ड बाय मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। Then you have to secure the Wi-Fi through strong encryption, separate guest network, and you have to, once someone has exit from the organization, आपको उनका एक्सेस रिवोक करना है। इसलिए सजेस्ट भी किया जाता है कि आपके पास अगर वाईफाई है, एप्लीकेशंस हैं, आप उन सभी अननोन जो भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे या फिर इवन नॉन जो भी एग्जिट नहीं कर रहे, उनका एक्सेस ब्लॉक करें इंटरनेट का। Then you have to monitor the network through logs, IDs, IPS, SIEM. कोई भी unusual activity है that has to be reported. You have to patch everything. आपको जैसे कोई vulnerability नजर आती है उसको immediately patch करना है, टेस्ट करना है और डिप्लॉय करना है। अगर कुछ ऐसा है तो आपको बैकअप लेना है और रिकवर करना है with respect to the data. अब एक कंप्लीट सेटअप लगेगा कैसे, ये इंटरनेट है या फायरवॉल है, कोई भी इंटरेक्ट कर रहा है इंटरनेट से, फायरवॉल बीच में है, फायरवॉल जिसको अप्रूव करेगी एम्प्लॉय नेटवर्क पे, वो CRM नेटवर्क है या HR सिस्टम है या फाइनेंस है, और ये फिर इंटरेक्ट होगा डेटाबेस से। अब इसके भी अलग अलग नेटवर्क हैं, नेटवर्क सिस्टम्स हैं, और हर एम्प्लॉय लिमिटेड टू दैट नेटवर्क सिस्टम ही एक्सेस कर पा रहा है। और गेस्ट वाईफाई है, इसको कोई इंटरनल एक्सेस नहीं है जो कि एम्प्लॉय को। सो दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ सेफगार्ड। एंड आपने एक लेयर डिफेंस मैकेनिज्म भी फिक्स कर रखा है कि अटैकर पहले आपकी फायरवॉल से जाएगा, इवन उसके बाद टू गेट द एक्सेस कंट्रोल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को उसको पास ऑन करना पड़ेगा। और जहां ये डेटा तक अगर मान लीजिए कोई हैकर पहुंच भी गया है तो दैट इज इनक्रिप्टेड डाटा, अनलेस आपने अपनी सिक्योरिटी की को डेटाबेस में रखने की मूर्खता ना की हो। सो इजिएस्ट वे टू रिमेंबर इट कि आपका जो फायरवॉल है ये एक सिक्योरिटी गेट है, नेटवर्क सिक्योरिटी एक एंटायर सिक्योरिटी सिस्टम है, और जो आपके डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम मेंटेन करता है दैट इज द एन्क्रिप्शन। इवन अगर किसी ने डेटा आपका यहां से चुरा भी लिया, अगर वो एन्क्रिप्टेड है, स्टील भी कर लिया, इवन दैट डेटा रिमेन्स अनरीडेबल। और DPDP एक्ट के हिसाब से ये बेसिक रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो किसी भी कंपनी को लेने। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर वीडियो आपको सही लगा तो आप वीडियो किसी से शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर द नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस फॉर एनीवन जो कि डील करता है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री से, जहां पर आपका बहुत क्रिटिकल और सेंसिटिव डेटा कलेक्ट किया जाता है।